नमस्कार बच्चों, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। और कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर फर्स्ट वीडियो नंबर 9, ठीक है। और वैसे तो चौथा ही वीडियो है ये, क्योंकि 5 वीडियो हमने बेसिक बनाए थे, ठीक है। तो वो बेसिक वीडियो माने अगर आप लोग 5, तो ये अपना वैसे चौथा वीडियो होगा। तो कल की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जो 8 नंबर वीडियो था उसके अंदर देखो, क्रम से वीडियो देखो, नहीं समझ में आता दोबारा देखो, बार बार देखोगे, बार बार समझोगे तभी क्लियर हो पाएगा। कल हमने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में हमने परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ा। नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जितना धनावेश होता है उतना ऋणावेश होता है। यह आवेश का एक गुण भी होता है, यानी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। जब किसी वस्तु में धनावेश बढ़ाया जाता है तो धनावेश बढ़ाना आसान नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, नाभिक में नाभिक के बल लगता है। इसलिए जब भी आवेश का लेन देन हमें करना होगा तो हम हमेशा किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकते हैं। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी तो वो वस्तु ऋणावेशित कहलाएगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम उसमें से कम कर देते हैं तो वो वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाएगी। ये बात महत्वपूर्ण है, आपने पढ़ी भी होगी और आपको ये चीज़ समझनी भी है, ठीक है। अब देखो, बात आती है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम आज एक नए सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। उस नए सिद्धांत के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को आवेश के 2 और गुण बताता हूँ। पहला गुण तो कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के संबंध में, और उस सिद्धांत की काफ़ी लंबी थ्योरी थी, इसलिए मैंने वो शॉर्ट में लिखा दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि थ्योरिकल ज़्यादा है ये शुरुआत का पोर्शन, इसलिए मैंने आवेश के गुणधर्म आपको शॉर्ट में लिखाए हैं, ठीक है। नोट लगा के लिखाए थे ना, तो परीक्षा के अंदर वो पूछें तो 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आप वो नोट कर सकते हो, ठीक है। और वैसे डिटेल से पहला गुण पढ़ लिया था, लेकिन 1-2 गुण और है बेटा, उनके बारे में मैं थोड़ी सी आपके सामने चर्चा कर देता हूँ। पहला गुण मैं पढ़ाता हूं, दूसरा गुण हो जाएगा ये आवेश की योज्यता का गुण। योज्यता का गुण, ठीक है। वैसे तो बेसिक है, लेकिन ध्यान रखना, आवेश की योज्यता का गुण। देखो, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आवेश को मैं Q से लिखूंगा। अगर धनावेश है तो +Q लिख दूंगा, और ऋणावेश है तो -Q लिख दूंगा, ठीक है। ये आवेश की बात हो गई। अब देखो, योज्यता का गुण क्या कहता है। योज्यता का गुण ये कहता है कि किसी वस्तु पर अगर कुल आवेश हमें देखना है, ठीक है। प्रश्न ये कहता है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु का कुल आवेश, ये योज्यता का गुण है। किसी वस्तु का कुल आवेश, कुल धनावेश तथा कुल ऋणावेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये योज्यता का गुणधर्म है। अभी इसका मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। बस इतना याद रखना है कि मुझे किसी वस्तु पर टोटल चार्ज की गणना करनी है। किसी वस्तु पर क्या निकालना है, टोटल चार्ज। तो किसी वस्तु का कुल आवेश, टोटल आवेश मुझे निकालना है। तो कुल आवेश निकालने के लिए काम करो, उसमें देखो कुल आवेश धनावेश कितना है, उसमें देखो कुल ऋणावेश कितना है। कुल धनावेश और कुल ऋणावेश का बीजगणितीय योग करना है। बीजगणितीय योग का मतलब भाई प्लस एक तरफ, माइनस एक तरफ, ये होता है बीजगणितीय योग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, ध्यान देना। अब इससे आपको एक एग्जाम्पल से ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। इस वस्तु के अंदर कुछ आवेश है, +Q, मान लो 2Q, -Q, -3Q, +2Q, Q, Q, और यहां लिख देता हूं -Q। ऐसे कुछ चार्ज है। अब ये अलग अलग है सर, एक Q है, एक 2Q है, एक 2Q है, -Q है, -Q है, -Q है, ठीक है। इस प्रकार ये आपने चार्ज इसमें लिखे हुए हैं। तो अब इस वस्तु का आपको कुल आवेश बताना है, कुल आवेश या परिणामी आवेश कर दो। तो ये योज्यता का सिद्धांत कहता है कि इस वस्तु का जो परिणामी आवेश आप निकालना चाहते हो, टोटल चार्ज निकालना चाहते हो, यानी Q
परिणामी निकालना चाहता हूं मैं। परिणामी का मतलब समझ गए ना, मैंने बताया भी था जब मैं शुरुआत में मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी कि परिणामी का मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी इन सब का एक चार्ज बनाना है मेरे को, तो मैं इनको जोड़ूंगा। अब जोड़ने के लिए आप एक काम करो, कुल धनावेश देखो, कुल धनावेश। तो अभी आप एक काम करो, कुल धनावेश देखो सर, प्लस क्यू धनावेश, धनावेश पर मैं राउंड लगा देता हूँ, ये धनावेश, ये धनावेश, ये धनावेश, ये धनावेश और ये धनावेश। अब इनको काउंट करो, 1 और 2 3 क्यू, 3 क्यू और 2 क्यू 5 क्यू, 6 क्यू 7 क्यू। सर टोटल धनावेश है 7 क्यू। समझ गए बात मेरी, कुल धनावेश हो गया। फिर लेना आपको कुल ऋणावेश। अभी ऋणावेश देखो कितना बचा, 1 2 और 3, 1 2 और 3 कितना बचा, 1 2 और 3 टोटल हो गए 3 2 5। सर नेगेटिव बचा है माइनस का 5 क्यू। समझ में आ रही है बात मेरी, ये है योज्यता का गुण। ठीक है, टोटल पॉजिटिव 7 क्यू, टोटल नेगेटिव कुल धनावेश तथा कुल ऋणावेश माइनस का 5 क्यू का बीजीय योग करना है। इनका इसका यानी धनावेश का और कुल ऋणावेश का बीजीय योग करना है, और योग ये लगा दिया मैंने प्लस का चिन्ह। तो परिणामी चार्ज कितना बचा, प्लस का 7 क्यू। अब देखो प्लस माइनस, सर माइनस हो गया, माइनस का 5 क्यू। तो इस उत्तर को सोल्व करो। अब 7 में से माइनस का 5 गया, उत्तर बचा सर प्लस का 2 क्यू। उत्तर क्या बचा, प्लस का 2 क्यू। यानी किसी भी वस्तु में अगर आपको परिणामी आवेश की गणना करनी है तो हम कुछ इस प्रकार करेंगे। अब जो मेरा उत्तर आया है, ये उत्तर क्या आया है सर, आपका उत्तर तो काट अपने कहते हैं ना सर, इसको काट छांट कर हमने जो उत्तर निकाला वो प्लस का उत्तर आया, प्लस माइनस जो हमने घटा दिए वगैरह वगैरह करके, तो उत्तर क्या आया, प्लस का आया। तो मैं कहूँगा ये जो मैंने वस्तु ली थी ना, ये वस्तु कैसी है, धनावेशित है। समझ जाओगे बात मेरी, कैसी वस्तु है, धनावेशित है। ठीक है, अगर मान लो सेम चीज इसी उदाहरण में, इसी उदाहरण के अंदर मान लो मैं जब ये गणना करता और मेरा ये जो परिणामी उत्तर है Q परिणामी, वो आ जाता नेगेटिव। कैसा आ जाता, नेगेटिव। जैसे एक उदाहरण ही ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे सपोज मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ इसका, मान लो ये एक वस्तु और है मेरे पास, इसके अंदर ये चार्ज है, ये लो। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो चार्ज हैं, इनको मेरे को यहां क्या करना है बेटा, कुल आवेश निकालना है। तो परिणामी आवेश क्या आएगा बोलो सर, परिणामी आवेश आएगा कुल धनावेश और कुल ऋणावेश का बीजीय योग। तो धनावेश पर मैं गोला कर देता हूं एक बार, ताकि अलग इनको हमने छांट कर अलग जोड़ दें। तो कुल धनावेश का योग हो जाएगा 2 1 3 1 4। टोटल धनावेश है सर 4 क्यू। टोटल ऋणावेश 2 3 5 2 7। सर टोटल ऋणावेश हो गए माइनस का 7 क्यू। कुल धनावेश कुल ऋणावेश का बीजीय योग हो गया। अब ये उत्तर आएगा प्लस का 4 क्यू प्लस माइनस माइनस 7 क्यू। अब कितना बचा ये उत्तर बच गया माइनस का 3 क्यू। बोलो बचा कि नहीं बचा भाई, मैंने ओवरऑल चार्ज निकाला, वस्तु में से परिणामी आवेश निकाला, उत्तर आया मेरा नेगेटिव। तो मैं कहूँगा ये जो मेरी वस्तु है वो कैसी है, ऋणावेशित वस्तु है। समझ जाओगे बात मेरी, कैसी वस्तु है, ऋणावेशित वस्तु है। ठीक है, तो बताओ योज्यता का गुण समझ में आया। अब प्रश्न आता है कि सर कल को ये संख्या बराबर हो जाए तो, ठीक है, जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव हो जाएं, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे तो कट जाएंगे, कटते ही उत्तर कितना आएगा, 0। और जब परिणामी आवेश 0 होता है तो उस वस्तु को कहा जाएगा उदासीन वस्तु। याद रखना, यदि परिणामी आवेश कितना आ जाए,
परिणामी आवेश बराबर 0 हो तो उस वस्तु को क्या कहेंगे? उदासीन। ये तो हमने पढ़ी थी कल वाले वीडियो में बात। उदासीन क्यों कहेंगे? कल वाली क्लास में पढ़ा था कि जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हो जाते हैं, तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है? उदासीन कहा जाता है। तो ये हो गया आवेश की योज्यता का गुण। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक और गुण के बारे में। ठीक है, ये वैसे तो बेसिक चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, आराम से क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको समझना है इस चीज़ को भी। चलिए अब एक बेसिक चीज़ और बता देता हूं। अगला बहुत ही सिंपल सा गुण है, 3 नंबर हो जाएगा वैसे। ठीक है, आवेश की निश्चरता का गुण। बस 2 ही लाइन पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़नी, लेकिन इससे संबंधित 1-2 बातें हो रहा है वो भी बताऊंगा, आपको पता होनी चाहिए। निश्चरता का गुण क्या कहता है? ठीक है, निश्चरता का मतलब होता है कि जो मतलब जिस राशि में जल्दी से परिवर्तन न हो। ठीक है भाई, एक प्रकार से नियत रहने वाली राशि कह सकते हो। तो आवेश जो होता है ना, आवेश देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आवेश द्रव्यमान से, देखो कोई भी चीज़ है, बिना द्रव्यमान के कोई भी चीज़ इस प्रकृति में नहीं हो सकती, ये बात आपको पता है। तो आवेश हमने किसके अंदर माना था? आवेशित कण ये नाम लिया था कि सर किस ऐसे कण होंगे जिनमें आवेश, उन कणों को आवेशित कहेंगे या उन कणों को आवेश कण कहेंगे अगर उनमें इस प्रकार का गुण हो। ये हमने शुरुआत वाले वीडियो के अंदर देखा भी था, क्लास के अंदर पढ़ा था कि उन कणों को आवेशित कण कहेंगे। तो कण के अंदर ही तो आवेश का गुण है, और कण अगर इस प्रकृति में है तो उसके पास द्रव्यमान है, ये ध्यान रखना। यानी आवेश का संबंध द्रव्यमान से है, यानी कहने का अर्थ ये बात ध्यान रखना, आवेश का संबंध किससे है? द्रव्यमान से है। और ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब ये जो मान लो सपोज एक कण है, उसके पास चार्ज है, यानी वो कण आवेश है। ठीक है, अब वो कण गति कर रहा है। ठीक है, गति कर रहा है, और गति करता हुआ इधर उधर वो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ रहा है। पहले यहाँ था, अब वहाँ चला गया, अब कहीं और चला गया, तो आवेश गति कर रहा है। ठीक है, ध्यान देना इस बात के ऊपर। अब गति करेगा तो उसके पास कुछ स्पीड भी होगी। तो निश्चरता का गुण ये कहता है कि अगर कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो उस चीज का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात आवेश चाहे विराम अवस्था में हो और आवेश चाहे गतिशील अवस्था में हो, Q की वैल्यू Q ही रहेगी। अर्थात ये बात मैं इस निश्चरता के गुण में बताना चाह रहा हूं। कहने का अर्थ है, सपोज जैसे मेरे पास एक छोटा सा चौक का टुकड़ा है, ये एक आवेश है, ये आवेश फिलहाल यहां स्थिर पड़ा हुआ है और इसके पास चार्ज है Q, इसलिए मैं इसको कहूंगा Q विराम अवस्था में। अब मैंने इस चौक के टुकड़े यानी इस आवेश को गति कराया और ये आवेश गति करता हुआ कहीं चला गया। ठीक है, तो कहने का अर्थ है जब इस चार्ज ने गति की तो गति के दौरान इसका जो आवेश है वो कहलाता है गतिशील अवस्था में आवेश। और गतिशील अवस्था में आवेश ऐसा नहीं है कि चार्ज ने गति की तो आवेश की मात्रा बदल जाएगी। ये गुण बताना चाह रहा है कि चार्ज कभी गति से प्रभावित नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? अर्थात आवेश की मात्रा पर गति का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके पास जितना आवेश स्थिर अवस्था में था वही आवेश, चाहे इसको गति करवा दो, चाहे इसको रोक दो, चाहे इसको फिर गति कराओ, चाहे धीरे गति कराओ, चाहे स्पीड से गति कराओ, कैसे भी गति कराओ, इस पर आवेश की मात्रा नहीं बदलेगी। यानी आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गुण निश्चरता के गुण में आता है। लेकिन अब ये बातें चल ही चुकी है तो मैं कुछ स्पेशल बातें भी बताऊंगा इसके अंदर आपको, क्योंकि वो भी पता होनी चाहिए। अभी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आवेश का संबंध द्रव्यमान से होता है। अर्थात द्रव्यमान के बिना
आवेश का अस्तित्व नहीं होता, किसी का ही नहीं होता। बिना द्रव्यमान के इस प्रकृति में क्या है, कुछ नहीं है। तो द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं होता, जबकि आवेश के बिना कण का द्रव्यमान हो सकता है। भाई आवेश है तो किसके पास है, कण के पास, ये कण है। आवेश है तो इसके पास है, द्रव्यमान है तो इसके पास है, क्योंकि आपको पता है कि द्रव्यमान भी एक गुण है। अगर किसी के पास द्रव्यमान का गुण है तो उसका प्रकृति में अस्तित्व है। तो आवेश भी एक गुण है, और द्रव्यमान और गुण दोनों की मतलब हमें कंपैरिजन करनी पड़ेगी कि सर इन दोनों की तुलना कैसे की जाए। ठीक है, वैसे तो पढ़ना चाहें तो बहुत डिटेल से भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो थ्योरी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने इतनी बतानी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि वो चीज़ें किताब में बस नॉलेज के लिए हैं, परीक्षा में तो कुछ ही नहीं जाती। तो इसके पास द्रव्यमान भी है, इसके पास आवेश भी है। आपको पता है मैंने ये लाइन लिखी है कि मैं ये एक बात कहूँगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सीधे सीधे शब्दों में ये कहूँगा, वैसे आप समझ चुके होंगे कि आवेश का संबंध द्रव्यमान से होता है, अर्थात द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है कण का। मैं सीधे शब्दों में ये कहूँगा, अगर इस चौक का द्रव्यमान नहीं है तो इसका प्रकृति में अस्तित्व नहीं है। समझ गए बात मेरी? अगर इस चौक के पास द्रव्यमान नहीं है, इसका द्रव्यमान 0 हो गया, जिसका द्रव्यमान 0 हो जाता है वो प्रकृति से बाहर हो जाता है। ठीक है, अब देखो कहने का अर्थ ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इसके पास द्रव्यमान है, इसके पास, तो इसके पास आवेश भी है। मतलब द्रव्यमान को m से लिखूं, m अगर है तो q है, और अगर m 0 है तो q भी नहीं है। रफली समझा रहा हूं, मतलब आवेश सीधा सीधा दिख रहा है, आवेश किस पे डिपेंड हो रहा है, द्रव्यमान पर। ठीक है, इसकी अपनी नहीं चल रही, आवेश की नहीं चल रही, द्रव्यमान की चल रही है। यहां पर कैसे, द्रव्यमान है तो Q है, द्रव्यमान नहीं है तो Q क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। यह बात मैं यहां बता रहा हूं, द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं होता। अगर द्रव्यमान है तो Q है, द्रव्यमान नहीं है तो Q भी नहीं है। अब इसका उल्टा करो, कैसे? सर Q है तो M है, Q नहीं है तो M नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? मैंने बदल दिया, इनको बदल दिया। ठीक है, m की जगह q की जगह m कर दिया। रफली समझा रहा हूं, एक बार इसी स्टेटमेंट को यहां समझा रहा हूं रफ कॉपी में। कैसे, ये तो समझ चुके होंगे, अगर द्रव्यमान है तो q है, कन्फर्म है। द्रव्यमान है तो भी कोई, द्रव्यमान के बिना कोई चीज नहीं होती, तो द्रव्यमान है तो भी q है, तो ही q है, अदरवाइज नहीं होगा। और द्रव्यमान ही नहीं है तो q भी नहीं है। ये बात तो क्लियर कट है। अब देखो यहां से समझो, क्या ये बात आपको हजम हो रही है क्या? सर q है तो m है, मतलब आवेश है तो द्रव्यमान है, और Q नहीं है तो आवेश, Q नहीं है तो द्रव्यमान भी नहीं है। क्या ये बात आपको सही लग रही है क्या? मेरे को तो सही नहीं लग रही। आवेश द्रव्यमान पे डिपेंड हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान आवेश पर डिपेंड नहीं होता। कैसे? एक एग्जांपल दे रहा हूं, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन इस बात का खंडन कर देगा, इस बात का उदाहरण दे देगा। कैसे? न्यूट्रॉन उदासीन है तो न्यूट्रॉन के पास आवेश 0 है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है। अब बताओ, मैं तो कह रहा था कि Q नहीं तो M नहीं, तो Q नहीं तो M नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां तो M है। समझ गए बात मेरी? यहां तो M है
तो कहने का अर्थ ये है कि ये बात बिल्कुल सत्य है, यही बात सत्य है, लेकिन ये बात मेरे हिसाब से मुझे तो सेट नहीं हो रही। तो मैं यही कहूँगा कि आवेश द्रव्यमान पर डिपेंड है, न कि द्रव्यमान आवेश पर। इसका उदाहरण ये मैंने दिया, ठीक है। ये बात मैंने यहां नोट करवाई है, समझ चुके होंगे आप लोग ये चीज। चलिए अब मैं इसके संबंध में एक बात और बताता हूं कि सर आपने यहां आवेश और द्रव्यमान के संबंध में बात कर दी। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा गति के बारे में कि आवेश गति से प्रभावित नहीं होता, ठीक है। नोट के अंदर दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि जो चार्ज है, मैं यहां लिख रहा हूं शॉर्ट में, यानी आवेश Q यानी आवेश वेग यानी V या वेग से प्रभावित नहीं होता, परंतु द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान वेग से प्रभावित होता है। ये आप ये कह दो कि द्रव्यमान और आवेश में क्या अंतर हो सकता है, इनके गुणों में अंतर, ये समझ में आ गया सबके। तो ये गुण भी समझ लो। आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वेग मतलब गति, वेग से प्रभावित नहीं, लेकिन द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? क्योंकि इसका मैं एक एग्जांपल दूं कि कण का गतिक द्रव्यमान, इसका एक सूत्र होता है m बराबर m नोट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये सूत्र होता है गतिक द्रव्यमान का। यहां c क्या चीज है? निर्वात में प्रकाश की चाल, और v क्या चीज है? कण जिसकी बात कर रहे हैं, कण की चाल। देखो ये कण है जिसका द्रव्यमान कितना माना मैंने? m। ये उसकी चाल हो गई। वेग से प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा द्रव्यमान? अगर आप कण का वेग बदलोगे, v बदलोगे, तो ये पद चेंज हो जाएगा, ये टर्म्स चेंज हो जाएगी, और वेग बदलने से इस द्रव्यमान पर फर्क पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या मैंने ये जो लाइन लिखी है वो गलत थोड़ी लिखी है, सही लिखी है मैंने तो मेरे हिसाब से। आवेश का स्पीड से, गति से कोई लेन देन नहीं है। कैसी भी कंडीशन हो आवेश हमेशा नियत रहेगा, यही निश्चरता का गुण है। लेकिन द्रव्यमान जो है वो गति से प्रभावित होगा। जब गति चेंज होगी, कण की स्पीड बदलेगी, कम ज़्यादा स्पीड होगी, तो द्रव्यमान पर फर्क पड़ेगा। सर ये एम नोट क्या चीज़ है? एम नोट होता है कण का विराम द्रव्यमान। एम नोट क्या चीज़ है? कण का विराम द्रव्यमान है। मतलब जब कण बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में होता है, विराम मतलब स्थिर अवस्था में, उस दौरान द्रव्यमान है। तो यही बात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि स्थिर अवस्था में द्रव्यमान और गतिशील अवस्था में द्रव्यमान अलग अलग होगा, जबकि आवेश बराबर रहता है। समझ गए बात मेरी? आवेश चाहे विराम अवस्था में हो, आवेश चाहे गतिशील अवस्था में हो, नो चेंज, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन द्रव्यमान विराम अवस्था में और द्रव्यमान गतिशील अवस्था में चेंज होता है, यानी द्रव्यमान पर वेग से प्रभाव पड़ता है। वेग कह दो या गति कह दो, गति से एक ही बात है, प्रभावित होता है। चीज समझ में आई आपको? चलिए एक चीज और बताता हूं इसके अंदर, मुझे याद आ रही है थोड़ी सी। एक हम आवेश और द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, है ना? एक होता है विशिष्ट आवेश, न कि आवेश, क्या? विशिष्ट आवेश। और विशिष्ट आवेश होता है Q/m। यह विशिष्ट आवेश का सूत्र होता है। किसी भी कण का विशिष्ट आवेश निकालना है तो उस कण के आवेश और उस कण का द्रव्यमान, उन दोनों का अनुपात निकाल दो, वो अनुपात ही विशिष्ट आवेश कहलाता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं?
विशिष्ट आवेश की, आवेश की बात नहीं कर रहा, आवेश की बात तो हमने कर ली, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, विशिष्ट आवेश। और विशिष्ट आवेश होता है Q/m। किसी कण के आवेश और उस कण के द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। आपने ये बात कही कि सर आवेश गति से प्रभावित नहीं होता, परंतु विशिष्ट आवेश गति से प्रभावित होता है। शायद बताने की जरूरत ना पड़े, आप समझ चुके होंगे, क्योंकि विशिष्ट आवेश गति से प्रभावित कैसे होता है, इसके लिए विशिष्ट आवेश के सूत्र पे ध्यान दो। देखो, विशिष्ट आवेश गति से प्रभावित इसलिए होता है क्योंकि विशिष्ट आवेश का सूत्र होता है Q/m। और इस सूत्र में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक तो है आवेश, और आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह बात तो क्लियर कट हो गई। फिर नीचे क्या है, द्रव्यमान। अब इस पे तो प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इस नीचे वाले द्रव्यमान पर तो गति का प्रभाव पड़ता है। जब गति से द्रव्यमान बदल गया तो ये पूरा रेशियो चेंज हो गया। ठीक है सर, Q तो नहीं बदलेगा, मान ली बात, Q तो नहीं बदल रहा, लेकिन M तो बदल रहा है ना। यानी गति से Q तो नहीं बदल रहा, लेकिन गति से M बदल रहा है। देखो ये सूत्र लिखा हुआ है। जब गति से M बदल रहा है तो ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जब पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो विशिष्ट आवेश की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये बात मैंने इसलिए लिखी कि विशिष्ट आवेश जो होता है वो गति से प्रभावित होता है, और विशिष्ट आवेश होता क्या है, Q/m। ठीक है, चलिए, ये है निश्चरता के गुण, और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण बातें बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें नोट करना इन चीज़ों को अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए, ये हो गए इसके 2 गुण। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इसके तीसरे गुणधर्म की। तीसरा हो गया नहीं, चौथे गुणधर्म की बात करेंगे। चलिए, और इसका चौथा गुणधर्म क्या था, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। डिटेल से बता रहा हूं मैं ये सारी बातें, बीच में 1-2 पॉइंट्स और आए थे, निश्चरता का और योज्यता का, वो भी मैंने बता दिए, और शॉर्ट में पूछे तो मैंने शुरू में लिखा ही दिया था। संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, बता है आपको, वैसे भी पहले लिखवा चुका हूं कि ये चीज़ वही है, स्टेटमेंट वही है इसी का, कि किसी विलगित निकाय का कुल जो आवेश है, किसी विलगित निकाय का, ये बात ध्यान रखनी है। विलगित निकाय मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया भी था। ठीक है, जब हमने ये चीज़ पढ़ी थी, यानी ऐसा निकाय जिनमें हम आवेश का लेन देन बाहर से नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ये कमरा है तो इस कमरे में जो भी चार्ज जहाँ भी पड़ा हुआ है, इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ पर भी है, उसको पड़ा रहने दो। बाहर से न तो चार्ज आपको लेना है, नहीं आपको देना है। ठीक है, तो अब आप क्या देखोगे, इस विलगित निकाय के अंदर जो कुल आवेश है, ठीक है, जितना भी टोटल चार्ज है, जितना भी टोटल चार्ज है, कुल आवेश, ठीक है, वो क्या रहता है, नियत रहता है। कुल आवेश का बीजगणितीय योग करना है। बीजगणितीय योग अब समझ चुके हो ना आप लोग, योज्यता के गुण से। ठीक है, टोटल आवेश का बीजगणितीय योग करना है, मतलब इस कमरे में जितने भी, जैसे ये कमरा एक वस्तु है, इसमें आवेश है, तो इसमें भी जितने भी चार्ज है उनका पॉजिटिव नेगेटिव निकाल के आप लोग देखोगे ना, तो उत्तर हमेशा नियत रहेगा जब तक बाहर से कोई लेन देन नहीं किया जाए। यानी किसी विलगित निकाय का कुल धनावेश तथा कुल ऋणावेशों का बीजगणितीय योग कह दो, या कुल आवेश का बीजगणितीय योग क्या रहता है, नियत रहता है। विलगित निकाय में कुल आवेशों का बीजगणितीय, कुल आवेशों का बीजगणितीय योग सदैव विलगित निकाय का नियत रहता है। बार बार कह रहा हूं, सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। अर्थात इससे आप ये भी कह सकते हो, अर्थात आवेश को न तो नष्ट कर सकते तथा न ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, यही कहलाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जब भी ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाना वो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। इसके उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको।
ठीक है, उदाहरण पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट पूछे तो इतना लिखना है। इसका पहला उदाहरण आपको देखना है बेटा, नाभिकीय अभिक्रिया। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया हालांकि अभी आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन आगे अपने ये पढ़नी भी पड़ेगी। नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है उसमें आवेश संरक्षण सिद्धांत की पालना होती है। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, बाण में यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन का मैंने इस पे प्रहार करवाया। ठीक है, बना बाण में यूरेनियम 236, ये 236 टूटता है, 56 बेरियम 141, 36 क्रिप्टॉन बाण में प्लस 3 न्यूट्रॉन और साथ में निकलती है ऊर्जा। ये एक रिएक्शन लिखी है मैंने। ठीक है, ये जो रिएक्शन लिखी है ये नाभिकीय अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के अंदर यूरेनियम का एक नाभिक है, वो न्यूट्रॉन से क्रिया करता है। यूरेनियम का दूसरा समस्थानिक, ये 235 था, 236 बनता है। और ये जो नाभिक है ये नाभिक टूटता है और टूटकर बेरियम और क्रिप्टॉन का निर्माण करता है। अब देखो ये जो नाभिक है ना, नाभिक का अमूमन जो अभी हमने चर्चा पढ़ी थी, कल के वीडियो के अंदर भी देखा था हमने कि परमाणु नाभिक वगैरह, ये जो संरचना नाभिक का हमेशा ये रूप दर्शाया जाता है। इसमें ये जो संख्या जो नीचे लिखी होती है ना, यहाँ नीचे लिखी होती है, वो संख्या आवेश की मात्रा होती है। वो किसकी मात्रा होती है? आवेश की मात्रा। और जो संख्या ऊपर लिखी होती है वो होती है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ये जब हम नाभिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो मैं डिटेल से भी बता दूंगा ये चीज। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर ये भी बता देना चाहता हूँ कि इन अभिक्रियाओं में आवेश की मात्रा और द्रव्यमान संख्या, सारी संख्याएं सुरक्षित रहती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या देखो, अभिक्रिया से पहले 235 और एक 236 थी, देखो 236। ठीक है, और बराबर में 141 और 92 कितने हो गए? 2 और 1 3, 233 और 3 ये हो गए, 1 3 बार है ना ये 3, तो 3 ये हो गए, तो 233 और 3 कितने हो गए? 236। अब बात कर लूँ आवेश की। इस पर आवेश कितना है सर? 92। इस पर कितना है? 0। तो टोटल कितना हो गया सर? 92 हो गया। यहाँ पर भी कितना है सर? 92 92 92। यहाँ देखो 56 36 56 और प्लस का 36, टोटल हो गए 92। इसके पास तो 0 है, तो 56, देखो इसके पास आवेश, नीचे वाली संख्या आवेश है, तो इस पर आवेश 92, इस पर आवेश 0, 92 और 0 92, इस पर आवेश 92, इस पर 56, इस पर 36, इस पर 0, और 56 और 36 कितने हो गए? 50 30 80 और 6 12 92 हो गए ना। तो देखो आवेश की संख्या क्या रहती है? नियत रहती है। अभिक्रिया से पहले भी नियत, अभिक्रिया के बाद भी नियत, अर्थात आवेश न तो बना न नष्ट हुआ, आवेश की संख्या सदैव नियत रही। यह आवेश संरक्षण का एक उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा एक उदाहरण और है जिसे कहते हैं, यहाँ लिखा देता हूँ मैं, दूसरा उदाहरण, रेडियो एक्टिव अभिक्रिया कह दो या क्षय कह दो। रेडियो एक्टिव क्षय भी इसका एक उदाहरण है। जैसे 92 यूरेनियम 238 से 90 थ्योरियम 234 प्लस 2 हीलियम 4, ये एक अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया में देखो, ये रेडियो एक्टिव अभिक्रिया है, ये भी हम नाभिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले आवेश सर 92, अभिक्रिया के बाद 90 और 2 92। ठीक है, तो आवेश सुरक्षित है, इसलिए ये अभिक्रिया भी आवेश संरक्षण का एक उदाहरण है। ऐसे आपको परीक्षा में ना उदाहरण पूछ भी सकता है, और ऐसे आपको परीक्षा के अंदर उदाहरण देकर आपको कोई संख्या निकलवा भी सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर इसने x लिख दिया और पूछ ले कि x का मान कितना होगा, तो आप देख लेना यहाँ 92 90 आ चुका है, 2 की कमी है, तो x बराबर 2 हो गया। इसी प्रकार 238 है, तो ये 234 और ये 4, देखो 234 और 4 238 हो गए। एक अभिक्रिया और होती है जिसे हम कहते हैं युग्म उत्पादन अभिक्रिया। ये भी इस आवेश संरक्षण सिद्धांत की पालना करती है। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये कहलाता है पॉजिट्रॉन। ध्यान देना, ये पॉजिट्रॉन क्या होता है, ये नाभिक वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ये प्रोटॉन नहीं है, पर ये ध्यान रखना, ये तो कौन है, ये तो इलेक्ट्रॉन है अपना, और ये है पॉजिट्रॉन। ठीक है, और जब ये दोनों कण आपस में क्रिया करते हैं तो गामा, ठीक है, ये गामा क्षय होता है, ऊर्जा निकलती है गामा किरण के रूप में, और गामा किरण उदासीन होती है। तो देखो
अभिक्रिया से पहले इस पर आवेश माइनस, इस पर प्लस, माइनस प्लस, जितना माइनस था उतना ही प्लस, तो टोटल जीरो हो गया। ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो टोटल जीरो हो गया। तो अभिक्रिया के बाद भी गामा क्षय होता है और गामा क्षय उदासीन होता है। तो अभिक्रिया के बाद भी आवेश जीरो है और अभिक्रिया से पहले भी आवेश कितना है, जीरो है। इस प्रकार आवेश संरक्षण सिद्धांत के बारे में आप समझ सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हो गए आवेश के गुण। एक दो गुण और हैं, ठीक है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही बेटा, अच्छी तरीके से नोट करना। और मेन ये जो पॉइंट्स है ना, इनकी थ्योरी नोट्स में बराबर साथ लिखवा रहा हूँ इनके, ठीक है। आपको अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बाकी बुक पढ़ना बेटा, किताब से अगर कोई एक दो बातें नहीं मिले तो साथ में नोट कर लेना, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, घर पे बैठ के आराम से तसल्ली से वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और बुक से उसकी रीडिंग लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।